संविधान बनाया गया। कल हम लोग संविधान की भूमिका पढ़े और संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और संविधान होता क्या है। कल हमने बताया था कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के अंगों, उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या करता है, निर्धारण करता है, जिससे कि हमारी शासन व्यवस्था ठीक से चलती है। तो लिखित रूप से हम कह सकते हैं, जैसे अगर हमको लिख रहा है कि अगर आगे कि संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें विधि विधानों का वर्णन किया गया है। इस दस्तावेज में सरकार के अंगों के अधिकारों, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सरकार के अंगों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है और उस देश में, उस राज्य में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण या वर्णन किया गया है। ये आपका संविधान हो गया। अब संविधान के अगर हम विकास की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो व्यापारी के रूप में आए थे। धीरे धीरे जब वो क्या किए कि यहाँ पर उनको लालच आ गई, वो सत्ता बनाने के चक्कर पड़ गए कि हम यहाँ पे क्या करें, राज करें। तो जब राज करें तो इन लोगों ने क्या किया कि इंग्लैंड में जो कानून चलता था, जो भी विधि विधान वहाँ पर चलता था, उसी से प्रभावित होकर इन लोगों ने यहाँ पर बहुत पहले छोटे छोटे कानून बनाए। संविधान बनने के पहले जैसे हमने आपको बताया ना कि जब ये आए, पहले 1 लोग आए, फिर 4 लोग को किए, फिर 10 लोग को किए, फिर ये जहाँ रहने लगे वहाँ लोगों में विवाद कराने लगे, वहाँ पे लोगों की एकता को तोड़ दिए और एकता को तोड़ने के बाद क्या किए कि अपना उन दोनों में सर्वोपरि हो गए। तो इनकी महत्ता बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये क्या किया, महत्ता बढ़ते बढ़ते फिर क्या किए कि आपके ऊपर अधिकार दिखाने लगे, आपके ऊपर अधिकार दिखाने, यहाँ के लोगों से शादी करने लगे, यहाँ के लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो करते करते क्या हुआ कि इनके दिमाग में ये हुआ कि यहाँ का बाजार बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या बड़ी है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहीं पर अपना व्यापार के साथ साथ शासन व्यवस्था भी स्थापित करना चाहिए। तो जब इनकी शासन यहाँ पर चलने लगी तो ये छोटे छोटे पहले कानून बनाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संवैधानिक विकास में वैसे इसमें बहुत कानून आएंगे, लेकिन हम आपको कुछ जो महत्वपूर्ण है 5, 6, 7 कम से कम लिखवा देते हैं। हेडिंग डालिए, भारत का संवैधानिक इतिहास। स्वत नहीं है जिसको डाल देंगे, हमारी आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ बाहर ले जाएगी, तो हम लोग ध्यान यहीं लगाएंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास लिखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपने शासन को मजबूत और अनुकूल करने के लिए कई एक्ट पारित किए, जो भारत के संवैधानिक विकास में सहायक हुआ।
संवैधानिक विकास में सहायक हुआ। हेडिंग डालिए 1773 का नंबर 1 करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये नाम से ही पता लग रहा है कि ब्रिटेन या ब्रिटिश शब्द लगा हुआ है ना। लिखिए, यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रथम प्रयास था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया गया। तथा कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में न्यायालय, इसका मतलब समझ आया? देखिए अब समझिए, आप थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ पे ये लोग क्या हुआ था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। ठीक, फिर वहाँ से इन लोगों ने धीरे धीरे 1600 कुछ लगभग 60 के आसपास इन्होंने भारत में अपनी स्थापना मतलब व्यापार शुरू किया। और जब यहाँ पे व्यापार शुरू किया तो सबसे पहले इनकी जो कंपनी लगाई गई मद्रास में। मद्रास जो कि तमिलनाडु का पुराना नाम है, आज हम लोग उसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु कहते हैं। तो ये जो मद्रास बहुत पुराना शहर है, तो पहले इसको मद्रास, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगाल, ये उस समय के, जैसे आज हमारे भारत में लगभग 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें ऐसा नहीं था। पूरे भारत में उसी को कहा जाता था प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी या जोन कह सकते हैं उसको। ठीक, तो ये 4 ही जोन था। क्या क्या था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो सबसे पहले चूंकि हमने बताया कि ये जल वाले रास्ते समुद्र से आए, तो सबसे पहले इन्होंने नीचे तमिलनाडु में घुस करके मद्रास में अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित किया।
व्यापार करते गए धीरे धीरे लगभग 40-50 साल बाद उनके मन में आया कि हम यहाँ पर अपना विस्तार करेंगे और अपनी शासन व्यवस्था यहाँ पे क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो कंपनी के लिए पहली बार लिखित कानून आया। कंपनी का भी एक लिखित कानून होता है, भाई कोई कंपनी चल रही है तो ऐसा तो है। अब पहले क्या था कि सब नॉर्मल चलता था, मौखिक तरीके, लेकिन लिखित कानून आया कि नहीं, यह कंपनी की स्थापना होगी, इसमें एक मैनेजर होगा, इसमें एक वर्कर होंगे, कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, दुनिया भर की चीज़ें। तो वो एक नियम बन के आ गया। उस नियम के तहत उसके बाद तो क्या हुआ था कि जब कंपनी यहाँ स्थापित हुई तो इंग्लैंड से एक व्यक्ति को यहाँ का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया कि आप जाओ। मैं कल बताया था आपको ना कि 10 फैक्ट्री लग गई तो 10 को एक व्यक्ति डील करता था। तो उस समय बंगाल के गवर्नर को यहाँ पे बनाया गया और भेज दिया गया कि बंगाल में एक गवर्नर होगा जो सभी कंपनियों को डील करके इंग्लैंड को सूचित करेगा, मतलब एक तरीके से प्रतिनिधि हो गया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया और उसमें ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल माना जाएगा, मतलब उसका अधिकार और बढ़ा दिया गया। भाई जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, बंगाल का गवर्नर है या बंगाल का राजा, हम उसको कह सकते हैं। इस कानून के तहत कह दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो तीनों प्रेसिडेंसी, मतलब जो बाकी 3 बच रही हैं, उनका भी गवर्नर जनरल इसी को कहा जाएगा। और क्या किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत पूछता है, कलकत्ता का जो न्यायालय है वह है भारत का सबसे प्राचीन न्यायालय है, कलकत्ता का, ठीक है। तो कलकत्ता का जो न्यायालय है ये 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत पूछता है, जीएस से लेकर हर जगह पूछता रहता है। इसको आपको ये हो गया। इसकी 2 चीजें हैं 1773 में, देखिए लिखवाने के लिए आधे पेज में है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो मेन चीज है वो आपको हम बता दे रहे हैं, वो आपको हम पॉइंट करा दे रहे हैं। इसमें जो पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया, 73, और कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना कब की गई, 73। आगे लिखिए, इसको तो छाट दिया पड़ेगा ना। सर जो आज बांग्लादेश है, इसी को बंगाल कहते थे ना पहले? हाँ, सब बंगाल ही, जो बांग्लादेश तो बाद में बना है ना। पहले ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो पड़ोसी राज्य देश जितने हैं, ये सबको मिला के एक ही कहा जाता था। तो ये उसमें जब बंगाल की प्रेसिडेंसी में ये आपका बांग्लादेश भी आ जाता था, ठीक। और इधर दक्षिण की तरफ हम जाएंगे तो इधर पश्चिम की तरफ तो जो पाकिस्तान वाली एरिया है वो भी इसी में आती है। तो पहले ये विभाजन नहीं था। पहले तो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। इस संयुक्त प्रांत में बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी दिल्ली मिला करके ये सब संयुक्त प्रांत के नाम से जाने जाते थे। ये सब चीजें तो बाद में आई है। भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय एक काम ऐसे करते हैं, ठीक। भारतीय परिषद एक्ट 1909, देखिए भारतीय परिषद एक्ट 1909, लिखिए इसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो, हाँ
ऐसे लिखा है लॉर्ड मिंटो ने कुछ संवैधानिक सुधार किए और लॉर्ड मार्ले ने इनका सहयोग किया। इसीलिए इस सुधार को मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। यह सुधार 1909 में किया गया था। यह सुधार 1909 में किया गया था। इस सुधार में पहली बार बजट पर प्रस्ताव पेश करना और मत देने का अधिकार दिया गया। और भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रारंभ हुआ। पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। क्लियर हो गया? देखिए इसमें आपको क्या याद करना है, समझ नहीं आ रहा क्या सोचे? देखो अभी अगर निहाल से तुम पहली बार पढ़ रही हो तो अभी तो हम लोग खाली इसका विकास पढ़ रहे हैं। आप ही अगर हम ज़्यादा इसमें लिखा देंगे तो आप उलझ जाएंगे, तो इसलिए हम बीच की पॉइंट है। देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया कि सवाल क्या पूछेगा कि कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछता है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रारंभ कब किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधि में समझ नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा जो देश है हिंदू बाहुल्य देश है,
लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म को समान अधिकार दिया गया है। तो पहले क्या था कि धर्मों का संप्रदाय को होता है धर्म, सांप्रदायिक प्रतिनिधि मतलब सांप्रदायिक बंटवारा, और संप्रदाय का मतलब क्या होता है धर्म। तो इसके पहले धर्म के हिसाब से सीटें नहीं बांटी जाती थी। जैसे एक तरीके से आरक्षण होगा, एक तरीके से धर्म नाम के आरक्षण हो। जैसे ऐसे समझो आप कि मान लीजिए कि कोई चुनाव हो रहा है और अभी अगर सांप्रदायिक प्रतिनिधि के हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ है, तो चुनाव मान लीजिए हो रहा है, 5 सीट पे चुनाव लड़ना है या लड़ना है किसी को, तो उसमें आप जरूरी नहीं है किसी मुसलमान को, किसी सिख को, किसी ईसाई को, उसमें क्या होता था आप 50-50 हिंदू को खड़े कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इसके तहत क्या किया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रारंभ किया। मतलब ये कहा गया कि अब अगर 50 लोग को लड़ना है तो 5 लोग उसमें से मुसलमान होने चाहिए, 5 लोग मुसलमान होने चाहिए। तो आरक्षण वक्त नहीं हुआ, उस 50 में 5 मुस्लिम होंगे, वो तो फिक्स है, उसमें हिंदू नहीं जाएगा, और उस 45 में भी मुस्लिम जा सकता है। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए किसी भी, चलो हम प्राइमरी की नौकरी की बात करते हैं, टीचिंग में वैकेंसी आई 100, ठीक, कितनी आ गई? अब ये 100 सबके लिए बाहर में, ठीक, ये 100 सबके लिए है। अब इस 100 में अगर हम ये कह दें कि इसमें हम महिलाओं की प्रतिनिधि बना देते हैं, कितना? 20%, ठीक। अब 100 का 20%, 20 सीट किसके लिए हो गई? महिला के लिए हो गई। अब इस 100 में हो सकता है एक को महिला ना हो पाती, समझिए मेरी बात। अगर जब तक प्रतिनिधि नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि उस 100 में 20 महिला भी हो जाए, हो सकता है एक भी नहीं हो पाती। लेकिन अब क्या हुआ, इस 100 में अगर हमको 20 महिला लेना ही लेना है, और इसके अलावा इसमें जितनी महिला चल जाए वो अलग की बात है, महिलाओं की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, प्रतिनिधि हुआ उनका, एक तरीके से क्या हुआ, ये आरक्षण हुआ। तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रारंभ किया गया, और धर्म के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से सीटों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया कि अगर इतनी सीटें हो रही हैं, लड़नी है, 20-25 जो भी है, तो उसमें 2, 4, 5, 10 जो भी उनका निर्धारण था, उसमें इसी संप्रदाय के लोग रहेंगे। ये पूछता बहुत है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रारंभ कब किया गया, तो 1909, भारतीय एक्ट 1909 के तहत। अगला लिखिए, भारत शासन एक्ट, भारत शासन एक्ट 1919, ये नहीं देगा वो, 1919 लिखिए इसमें। देखिए, इसे मॉन्टेस्क्यू, हाँ अच्छा बता रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, लिखो एक बार बता दें, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। देखिए ऊपर वाले क्लास आया होता था, मार्ले मिंटो सुधार, ये भी पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब,
1909। मॉन्टेस्क्यू चेस बोर्ड सुधार कब? 1919। बहुत कंफ्यूज करता है 1909-19 में। जो एक्ट होता है, देखो ऐसे समझो आप एक्ट को। एक्ट एक तरीके का नियम है, कानून है। जैसे ऐसे समझो कि आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक। अगर हम ये कह दें कि शिवानी, स्वाति या प्राची ने यहाँ से डीएलएड की है, तो बात पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ डीएलएड कब से चल रहा है? 18 से चल रहा है। ये कैसे क्लियर होगा कि शिवानी कब पढ़ी है या प्राची कब पढ़ी है? तो सत्र लिखा जाएगा ना, इस बैच में या इस सत्र में ये होता ना। तो जो जिस साल एक्ट पास होता है, कानून बनता है किसी भी चीज का, एक्ट मतलब होता है कानून, अधिनियम, नियम, विधि, विधान, कुछ भी कह सकते हो। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। ये क्यों लिखा जाता है 1919? मतलब कि यह एक्ट या यह नियम, यह कानून कब बना? 1919 में। तो एक्ट का मतलब होता है कि नियम, अधिनियम। जब हम लोग जैसे जो राष्ट्रपति होता है, उसको कानून बनाने के लिए पूरी शक्ति दी गई है। तो जब हम कोई विधेयक पेश करते हैं, जब हम कोई विधेयक ले जाते हैं जिसके कानून बनाना है, तब तक वह विधेयक बनता है। और वह विधेयक, उसके बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 2 पावर होती है। जैसे किसी भी विधेयक पर कानून बनाने के लिए सत्र का होना बहुत जरूरी होता है। हमारा जो सत्र है, साल में 6 महीने 3 बार होता है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और एक बजट के समय, जब बजट पेश होता है। लेकिन अमूमन 2 ही होता है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, क्योंकि वो ग्रीष्मकालीन की शुरुआत बजट द्वारा कब पेश होता है? 1 अप्रैल के पहले, फरवरी में ही पेश हो जाता है। तो शीतकालीन में जब सत्र समाप्त होता है, उसी में बजट पेश कर दिया जाता है। चलिए ये बात तो छोड़ दीजिए। अब होता क्या है कि जब किसी भी समस्या पर, किसी भी चीज पर अगर कोई नियम कानून बनाना है, चलिए मान लीजिए कि सत्र चलेगा जनवरी से, और आज ही हमको जरूरत है कि तुरंत हमें यह कानून बनाना है कि जितने डिग्री कॉलेज हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, मंचले उनको परेशान करते हैं, एक पुलिस व्यवस्था गेट पे की जाए, आज ही से तत्काल। तो क्या होगा? समझे मेरी बात? फिर समझूंगा। कानून कब बनता है? जब सत्र चलता है। सत्र कब चलेगा? जनवरी से। और आवश्यकता हमें अभी है कि इस पर यह कानून बनना चाहिए कि लड़कियों की पूरी सुरक्षा हो। तो क्या होगा इसके लिए? इसके लिए फिर क्या होगा? कानून कैसे बनेगा? तब बनेगा। तब तक 2 महीने क्या हो जाएगा ना? समझो। तो इस विकट कंडीशन के लिए, विकट परिस्थिति के लिए राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत, अभी हम पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद पढ़ाएंगे आपको, कि अगर सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश कहते हैं नहीं, यह कल से लागू हो जाना चाहिए। लेकिन तो वह नियम तुरंत बन जाता है, लेकिन अस्थायी रहता है। और जैसे सत्र चलता है, उस बिल को पेश करके उसको कानून बना लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे जब राष्ट्रपति अधिनियम को जारी करता है, अध्यादेश, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिनियम। अभी वो बना नहीं है। नियम मतलब नियम, अधि मतलब आधा, अधि मतलब आधा, नियम मतलब नियम। अभी क्या है? आधा नियम, ये पूरा नहीं। पूरा कब बनेगा? जब सत्र चलेगा। तो जब ये पूरा बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्ट। समझ आया आराम से? जब तक यह कानून नहीं बना है, अध्यादेश काम हो रहा है, तब तक उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अधिनियम को अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, आधा नियम, अस्थायी नियम, अंतरिम नियम, कुछ दिन के लिए नियम। लेकिन एक शर्त ये होती है कि जब सत्र चलेगा तो उसमें इस बिल पर, इस मतलब कि जो अभी कल तुम बता रहे थे कि विधेयक पर चर्चा होकर नियम बनना जरूरी होता है। अगर नहीं होगा तो यह अधिनियम 6 महीने के बाद अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाएगा। तो जब तक अध्यादेश रहता है, अस्थायी रहता है, तब तक उसको हम कहते हैं अधिनियम। और जैसे उस पर कानून बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्ट।
लिखिए क्या है पूरा सेंटेंस बताइए। हाँ लिखिए, इसके द्वारा द्विसदनी विधानमंडल, इसके द्वारा द्विसदनी विधानमंडल कोष्टक में लोकसभा, राज्यसभा की व्यवस्था की गई, की व्यवस्था की गई तथा व्यवस्था की गई तथा मताधिकार का विस्तार किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया। सर जब पहली बार 1919 में मत देने का अधिकार मिला था तो उसमें मतलब महिलाओं को भी मिला था। हाँ बिल्कुल मिला था। सर वो मतलब 2 बार मिला था, एक बार अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। किसको? ये मत देने का महिलाओं को? महिलाओं को नहीं, वैसे भारत के लोगों को जो मिला है। नहीं मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो देखो वो अलग की बात है कि वो समय समय पर 18 साल 21 साल बदलता गया, वो अलग की बात है। लेकिन जैसे अभी क्या है कि अभी मत देने का हमारे यहाँ जो योग्यता है 18 साल, 18 साल का वह व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में या निर्वाचक मंडल में शामिल हो वह मत दे सकता है। बीच बीच में कभी कभी इसकी उम्र बदल देते हैं, कभी 21 साल कर देते हैं, बीच में एक आगमन हुआ था। फिर कभी हो सकता है कि लड़कियों के लिए 16 साल, लड़कों के लिए 18 साल, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मत देने का अधिकार सभी भारतवासियों को या सभी देशवासियों को होता है जो उस उम्र को पार कर जाते हैं या तक पहुंच जाते हैं। तो अलग की बात है कि कभी 18 साल हुआ, कभी 21 साल हुआ, कभी लड़कियों का 16 साल किया गया, लड़कों का 18 साल किया गया। अब जैसे हमारे देश में भारत में जैसे बाल अपराध है, तो बाल अपराध हम लोग किसको कहते हैं? 14 वर्ष से कम बच्चों को जो कारखाने में काम करते हैं। तो कारखाने में काम करता है तो अपराध कैसे हुआ? बताओ, कोई बताए। बाल अपराधी अपराध कौन किसे कहते हैं? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। देखिए बताओ सर, स्वाति बोलो। सर वो हमारे संविधान में है क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी कल कारखाने में कार्य न करवाने, उसको शिक्षा देनी। तो ये तो शोषण हुआ, अपराध का हुआ। अगर आप उसको शिक्षा नहीं देंगे, कारखाने में काम करा रहे तो उसका शोषण आप कर रहे हैं, अपराध का होगा। हाँ बोलो बताओ। हैं? सर जो गलत कार्य होते हैं जो बच्चे करते हैं 14 वर्ष से कम उम्र में। अच्छा ठीक है। अब तुम लोग 14 वर्ष पे इसलिए फोकस कर रही हो बार बार कि शिक्षा वाला मामला 14 साल का है। देखो आप बता रहे हैं आपको, बाल अपराधी वह व्यक्ति होता है जो उस समय प्रचलित किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, बाल अपराधी। लेकिन बाल अपराधी की जो परिभाषा दी गई है उम्र के आधार पर दी गई है। 18 वर्ष का लड़का और 16 वर्ष की लड़की से कम, 18 वर्ष से कम का लड़का और सॉरी उल्टा हो गया, ठीक। इसे कहा जाता है बाल अपराधी। मतलब कोई भी 16 साल का लड़का है और 18 साल की लड़की है, मतलब साल से कम। साल से कम में क्या आ जाएगा? 17 साल 11 महीना 29 दिन। अगर एक दिन भी बचा है, अभी हम बता रहे आपको उदाहरण, जब भाई जाहिर सी बात है, समझो मेरी बात। अगर कोई लड़की है 17 साल 11 महीना 29 दिन की है तो वो बाल अपराधी मानी जाएगी, और अगर 30 दिन की हो जाएगी तो अपराधी मानी जाएगी। अब दोनों में अंतर क्या है? बाल अपराधी में अपराध सेम कंडीशन लड़कों के साथ है,
लड़का अगर है, अब इनका क्या होता है कि अच्छा एक चीज और, इसको समझ लेना बहुत बहुत जरूरी चीज है, ये जानने के लिए नहीं पूछता भी। मतलब 7 से 18, 7 से 16, 7 वर्ष से कम के बच्चों को अवरोध माना जाता है। अगर वो किसी की हत्या भी करते हैं तो उनके लिए कोई सजा नहीं है, बच्चों के लिए 7 वर्ष से कम बच्चे। और अब इनके लिए होता क्या है कि चूंकि ये माना जाता है हमारे समाज में कि अभी ये बच्चे हैं या अभी मतलब ये मेच्योर कम है, तो अभी इनसे हो सकता हो गलती हो गई। अगर कोई लड़की किसी लड़के की हत्या कर देती है या टाइल्स खोद के हटा के मार के बैठ जाती है, सो जाती है उसी पे, ठीक, तो एक तो ये बहुत मेच्योर वाला काम है। लेकिन अगर वह लड़की 18 वर्ष से कम की है तो पहले बात तो मामला यही फंस जाएगा, इसकी शादी कैसे होगी? भाई कानूनी रूप से हमारे यहाँ शादी की उम्र क्या है? अब 21 हो गया, अब बात बराबर भी आ गई। पहले 18-21 थी, 2024 से 21-21, अब लड़कियों की शादी 3 साल लेट होगी, सही है? चलो ठीक है। अब देखिए तो ये तो अब क्या होगा कि लड़के का मतलब बाल अपराधियों को ये माना जाता है कि ये एक गलती से हो सकता है, इनसे हो गया हो, या इनको अभी इनका पूरा जीवन बचा है, अभी इनको सीखने के लिए पूरी इनकी जीवन बची है, तो इनको सुधरने का एक मौका दिया जाता है। और इनके ऊपर अपराध का और समाज का उतना डर ना होने पाए, इसलिए इनकी जो सुनवाई होती है कोर्ट कचहरी में ही होती है, लेकिन बाल अपराधियों का अपना एक अलग से न्यायालय होता है। वहाँ पुलिस के ड्रेस में नहीं आएंगे, वकील के ड्रेस में नहीं आएगा, एक व्यवहारिक तरीके से, जिससे नहीं होता कि मतलब इनके मन में वो ना जाए कि हम मतलब पुलिस के सामने बैठे हैं। ये उनकी काउंसलिंग की जाती है कि कोई भी व्यक्ति या लड़का या लड़की अगर अपराध किया तो क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो उसको उनको सुधारने का, इसीलिए इनके जेल को सुधार गृह कहा जाता है, जेल नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? हम हमारे आपके लिए क्या रहेगा? जेल। तो सुधार गृह क्यों कहा जाता है? उनको सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है। तो इसमें लगभग लोग सुधर भी जाते हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नहीं सुधरना है। अभी तो मामला देखो एक ऐसा था, ये लड़कों का भी 18, लड़कियों का भी क्या करते हैं, ये जो लड़के का था, अभी जो 2013 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में ना, तो उसमें एक लड़का था जो नाबालिग था, मतलब 16 साल से उसकी उम्र कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा घृणित कार्य वही किया था, सबसे ज्यादा घृणित कार्य वही किया था। उस समय यह मांग की जाने लगी कि नहीं, मतलब इसको सजा देने के लिए पूरे कानून में सुधार करने की बात की जाने लगी, इसको भी बढ़ा करके 18 साल किया जाए, इसको भी बढ़ाया जाए। तो ये मतलब कि क्यों? क्योंकि माना गया है कि भले ये इसमें आता है नाबालिग में, लेकिन जो उस लड़की के साथ जो निर्भया कांड, हो सकता तुम लोग याद हो, दिल्ली में बस में हुआ था, तो गैंगरेप हुआ था, तो उसमें सबसे घृणित कार्य वही लड़का किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो कहने बताने का मतलब ये है कि ये जो बाल अपराधी होते जरूरी नहीं, आज तो आप देखेंगे ये तब की बात है जब हमारे यहाँ कानून अपराध IPC CRPC 1861 में बना था, अभी उसमें संशोधन अब जाकर के हुआ है। अब आप सोचिए कि उस समय लड़के लड़कियों में और आज समय के लड़के लड़कियों में कितना अंतर है। उस समय के आज 1990, हम 30 साल पीछे अगर चले जाएं, तो जो लड़का या लड़की 25 साल में नहीं जन्म पाता था, आज के समय में वह चीज 10 से 12 साल का कोई लड़का लड़की है, मैं हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो उसको पता है भाई ये जो कानून बनाया गया था तो बहुत पहले की बात है। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई 16 साल से कम का लड़का है किसी की हत्या कर दे, तो आप कहेंगे ये तो लड़का है, तो अब वो लड़का नहीं है। आज के समय के हिसाब से वह लड़का 12 साल तक ही लड़का था, 12 साल के बाद वो मेच्योर हो गया है। लड़की 14 साल तक की बालक थी, अब वो मेच्योर हो गई है। तो इसलिए समय समय पर इस उम्र में मतलब बाल अपराधियों की उम्र सीमा में परिवर्तन होता रहता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट
इनकी सजा भी कम होती है और इनके लिए सुधरने का मौका इनको ज़्यादा दिया जाता है। तो जो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं मताधिकार का, तो ये मत देने का अधिकार महिला पुरुष सबको बराबर था। बस ये है कि कभी कभार ये हुआ होगा कि मत देने का अधिकार 18 साल किया जाए कि 21 साल किया जाए, अभी बीच में आए तो, लेकिन अधिकार सबको था। अस्थायी बातें नहीं इसमें। सर उसमें जो एज है 18 और 16 है, हाँ। तो क्या मतलब लड़कियों को पहले ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है क्या जो 2 साल का है? नहीं, देखिए लड़कियाँ आती हैं कमजोर वर्ग में, तो उनकी एज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो तभी तो ज़्यादा है नहीं तो 2 साल ज़्यादा है, 2 साल को छूट दिया गया। अगर लड़का 16 साल में हत्या करेगा छूट जाएगा, और लड़की अगर 18 साल की पहले हत्या छूट जाएगी, 2 साल की वरीयता है। कमजोर वर्ग को हमेशा क्या छूट दिया जाता है नहीं ये? ठीक। और शादी की उम्र जो अभी 18-21 थी, अब 21-21 हो गई है, और हमको तो लगता है 25-25 कर दिया जाए। ठीक, तो ठीक, वो सब अलग की बात है। इसमें आप बहुत सुंदर बताइए। इसकी बात हो गई विधानमंडल मतलब लोकसभा और राज्यसभा का की स्थापना कर दी गई, तो 2 सदन होगा, और मताधिकार का विस्तार किया गया है। आगे देखिए। प्रांतों में लिखे द्वैध शासन पद्धति लागू की गई। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। बढ़िया गाना बजा रहा है, भोजपुरी गाना नहीं बजा रहा है। हो गया, देखो इधर द्वैध शासन पद्धति, ये इसकी एक ये पहला नंबर 3 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसमें 1919 वाले एक्ट में द्विसदनी व्यवस्था की गई और द्वैध शासन पद्धति लागू की। ये कौन सी पद्धति होती है? जैसे ऐसे समझो आप कि अभी अगर हम आपसे कोई काम करवाएं तो काम करवा हम रहे हैं, फायदा हम लेंगे, अच्छा काम होगा तो श्रेय हम लेंगे, लेकिन खराब अगर काम होगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। अंग्रेजों ने किया क्या कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी सब अपने हाथ में लिए। जैसे मेन चीज, जैसे आपने कहा जाए कि पुलिस व्यवस्था का कोई हाथ में ले ले तो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था कौन बनाता है? पुलिस वाले ही शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब पुलिस वो अपने हाथ में ले ले और ये कहते हैं कि आप शांति बनवाइए पूरे प्रदेश में, चाहे जैसे, तो आप बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। प्रदेश में क्या होगा? अशांति होगी। तो 2 साल, एक तो मेन शासन अपने हाथ में ले लेते थे, जो कमजोर शासन था वो भारतीयों की जाती थी, और जैसे काम खराब होता था जिम्मेदारी उनकी हो जाती थी, अच्छा होता था तो अपने ऊपर। इसी को कहा जाता था द्वैध शासन पद्धति। यह कब शुरू की गई? प्रांतों में। प्रांत मतलब राज्य, 1919 एक्ट के तहत। हाँ, ये पहले बंगाल में शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ क्या किया? प्रांतों में पूरे भारत देश से शुरू हो गया कि इनका जो द्वैध शासन पद्धति था, मतलब कि सारी व्यवस्था हमारे हाथ में है, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो आपको हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पैसे की व्यवस्था मेरे पास है और आपसे ये कह दिया जाए कि आपको हम 1000 रुपये दे दें और ये कह दें कि आपको 10 दिन सबको नाश्ता पानी कराना है, ठीक, और उसके बाद हम पैसा बनाते हैं, पैसा खत्म हो जाए, पैसा खत्म हो जाए तो जैसे मान लीजिए हमने प्राइस की जिम्मेदारी दे दी, आपको सबको समोसा खिलाना है इतने पैसे का, या इतना दिन तक, 1 महीने तक, और 1000 रुपये आपको दे दिए, और इस 1000 में
प्राची ने क्या किया, 20 दिन तक जब तक ये पैसा चला सब कुछ खिलाई, तो 10 दिन के लिए पैसा बचा नहीं, 10 दिन इसने नहीं खिलाया किसी को, और मैं इसको पैसा भी नहीं दिया, तो गलती किसकी होगी? गलती यहाँ किसकी होगी? जो पैसा जिसके पास उसका होगा वो कहता था ना मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने 30 दिन क्यों नहीं खिलाया? समझ आ रहा? सब कुछ अपने हाथ में नहीं बैठा है। ये किए क्या कि इसी तरीके से लोगों को यहाँ परेशान किया। भैया हमने आपको शुरू में बताया कि इनका जो तौर तरीका था इस तरह से था कि लोगों को परेशान करना, लड़ाना, भिड़ाना, इस तरीके से जितना हो सके परेशान हो। ये भी एक तरीके से परेशान करने वाला ही हुआ। मुख्य चीज़ों की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते थे और कमजोर की शासन व्यवस्था आपको दे देते थे, और आपको देने के बाद भी नियंत्रण इन्हीं का होता था, और कोई अगर दुर्घटना होती थी, कोई बात होती थी, जिम्मेदारी आपको होती थी। इसी को कहा जाता था द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन पद्धति, कुछ भी कर सकते हैं। आगे इस एक्ट के तहत भारत में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत का लोक सेवा आयोग ये काम है। एक है संघ लोक सेवा आयोग, कहाँ है? दिल्ली में, जो IAS की परीक्षा करता है, इसी को कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, लेकिन उस समय ये लोक सेवा आयोग नाम से था, और बाकी हर प्रदेश का अपना ये लोक सेवा आयोग है। जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, ठीक है, बिहार का पटना में है, और ऐसे ऐसे मतलब है। तो उस समय चूंकि प्रदेश में बंटवारा तो हुआ नहीं था, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया कि अब बड़े बड़े पद उभरने का काम यह आयोग करेगा। इसीलिए 1919 के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। अब अभी आप देखेंगे कि उसकी योग्यता क्या थी, उसमें भर्ती कैसे हुआ करती थी। अगला देखिए, भारत शासन एक्ट क्या है? स्वाति क्या चल रहा है? तुम जानते नहीं हो? निशान वहां से है क्या? निशान होगा फिर शादी होगी, मतलब यही तो होता है ना, बिना शादी का भी निशान होता है। अच्छा, वैसे भी होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, क्या मतलब तुम्हारी शादी तय हो जाएगी तो करवाओ। अच्छा, कोई ऐसी, क्योंकि अब मैं तो देखता हूँ जिसके यहाँ शादी भी पड़ी रहती है उसके यहाँ से ज़्यादा रहता है। अच्छा, ऐसे भी लोग होंगे, लड़का वड़का नहीं हो रहा, अगर होगा तो भी निशान यही ना, यही इसीलिए होता है। चलो ठीक है, इसमें लिखिए इस अधिनियम के द्वारा कई प्रकार के गाने बजेंगे, तो लोग इधर देखना, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो क्या बताऊँ। इस क्या लिखा था? इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को
एक पृथक इकाई के रूप में, एक पृथक इकाई के रूप में, हाँ पृथक या अलग इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। लिख लो ये बताते हैं पहली चीज। जबकि केंद्र में जारी रखा गया, केंद्र में जारी रखा गया। केंद्र में जारी रखा गया। क्या हुआ? केंद्र में अरे जारी रखा गया, चालू रखा गया, कुछ लिख लो। और लिखिए और प्रांतों में कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका गाना सुन रहे हो। कार्यपालिका और विधायिका का प्रस्ताव रखा गया। कब प्रस्ताव रखा गया? और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। हो गया। देखिए इसमें 1935 का जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तो प्रांतों में यहाँ पे जो 1919 में जो द्वैध शासन पद्धति लागू की गई थी, उसको 35 में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में वो जारी रखा गया। ठीक। और दूसरा क्या था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि 1773 के तहत कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर क्या हुआ? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसकी स्थापना 1935 भारत के 1935 एक्ट के तहत की गई है। उस समय चूंकि दिल्ली नहीं था उस समय ना, इसलिए संघीय न्यायालय कहा गया। मतलब एक क्या होगा, पूरे भारत के संघ का एक प्रमुख न्यायालय होगा, जहाँ पर राज्यों के विवाद को भी निपटाया जाएगा। तो इसी दो बातें आपको याद रखनी है, प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति का समापन और संघ में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। पैराग्राफ सुनते रहिए। वो भी देखो, अभी समझ लो ऐसे कि जैसे उस समय क्या था कि न्यायालय होते कहाँ हैं? जहाँ पर केंद्र होता है, जहाँ पे ये हो, जैसे राजधानी कहाँ बनाई जाती है? लगभग बीच में,
सारे लोगों का केंद्र होता है। जैसे आज दिल्ली हमारे देश की पॉपुलर शहर है, राजधानी है, या ठीक उस समय मद्रास था, जब बात हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मद्रास सबसे प्राचीन, सबसे प्रमुख और सबसे केंद्र का शहर था। क्यों? क्योंकि थल से कोई रास्ता नहीं था, हवाई जहाज इतने थे नहीं, जल मार्ग ही एक सहारा था, और वह जल मार्गों के बीच में था। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो कहीं से भी वहाँ पर पहुँचा जा सकता था। तो मेन शहर हुआ था, इसलिए न्यायालय की स्थापना में पहले वही की थी। सबसे प्राचीन और पहला न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। अभी तो हम लोग इसका नियम पढ़ रहे हैं ना, अभी आप देखेंगे कहाँ है 1935 तक आते, वो कहाँ थे? 1773 से। सोच लो 215-20 साल पहले की बात थी, क्या कंडीशन रही होगी, और 200 साल के बाद क्या कंडीशन है। आज से 200 साल बाद सोच लो क्या रहा होगा। ठीक ऐसे पढ़ाई अब आगे 200 साल के बाद पढ़ाई थोड़ी होगी। माँ जैसे ही बच्चा पेट में आएगा, माँ बाप को ही बैठा पढ़ा दिया जाएगा 9 महीना, तो बच्चा पेट में ही सीख लेगा और पूरा जीवन उसी चलेगा। भाई जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या लग नहीं था कि संभव नहीं है। भाई आज के कितने साल पहले गर्भ में अभिमन्यु जो है सुन करके चक्रव्यूह तोड़ने का नियम सीख लिए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी आएगी। क्लास वास हम आप नहीं रहेंगे पढ़ाने के लिए, पेट से ही आप लोग बाहर निकलोगे एकदम इंटेलिजेंट, सब तेज तराक वाले सीख के, और पूरे जीवन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के 200 साल के बाद यही तो होगा। क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे? तो साल 100-200 साल में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज बढ़ रही है, तो क्या ये संभव नहीं है? भाई ये बताओ, पहले क्या था? आपको स्कूल से ही पढ़ना है, एक विकल्प आ गया ना कि घर में ही रहकर पढ़ सकती हो, ऑनलाइन हो गया ना, तो उसी तरीके से वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। जैसे बच्चे को खाना पानी जाता है वो हो जाएगा, कैसे किसी दिन आप देखिए, अगर हम लोग दोबारा अगर कभी जन्म लेंगे, भेंट मुलाकात होगी, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ सवाल बताएंगे। तो उस हिसाब से ये चीज़ें, भाई सोचिए आप, पहले ये था ना कि स्कूल जाना ही शिक्षा का मतलब एक माध्यम था। आज क्या है, आप यहाँ आए न आए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 घंटे की चीज़ आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। पहले लोगों को अपनी बात पहुँचाने के लिए 2-2 महीना लग जाता था कि अगर कोई बात हमें बम्बई रहने वाले से करनी है या कहनी है, तो 2 महीना कम से कम लग जाएगा भेजने में, करने में, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी सोचो बात वहाँ पहुँच गई, अभी आप सोचो बात वहाँ पहुँच गई। पहले लोगों से मिलने के लिए लोग 2-2 साल इंतजार करते थे, चाहे लड़का लड़की हो, चाहे दोस्त यार हो, पति पत्नी हो। अभी आप किसी बारे में सोचो, फेसबुक चलाते रहो, उसमें प्रोफाइल आ जाती है। प्रोफाइल में तुम लोग फेसबुक चलाती हो या चलाओगे कभी, ये देखो है क्या, फ़ोन में एक ऐसा माइक्रोफोन लगा है कि जो आप सोचते हैं, हम लोग यूट्यूब पे, छोटी बात समझो आप, चलो फेसबुक अगर आप नहीं चलाती हो, यूट्यूब चलाती हो सब लोग, हम लोग यूट्यूब पे जो देखना चालू करते हैं उसी से रिलेटिव चीज़ें आती जाती हैं। चाहे हम लोग पढ़ने की बात करें, चाहे एग्जाम की बात करें, कुछ भी, तो वो जब तक हम लोग वो दिन भर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। शुरू में तो 1 घंटा वही फटाफट आएगा उसी समय में, फिर अगर कुछ आप देख लेंगे तो 1-8 घंटे के बाद एक बार आएगा, फिर कुछ देर के 2 घंटे बाद आएगा। मतलब वो रिकॉल करेगा कि अरे मुझे भी टच करो, सुबह आपने मुझे टच किया था। तो ये सेंसर लगा हुआ है। हम भी कई बार आए कि जैसे कभी किसी से नहीं मिले, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिससे 1-2 बार भेंट मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है, 2 से 3 दिन 4 दिन बाद अगर फेसबुक आप चलाते रहेंगे, अगर वो फेसबुक पे है तो उसकी प्रोफाइल सामने आएगी। बड़ा आश्चर्य होता था कभी कभी, ये कैसे होता है। तो बाद में हमने उसको यूट्यूब पर आप देखा कि मतलब, तो पता लगा कि फ़ोन में एक ऐसा सेंसर माइक्रोफोन लगा है कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी आप किसी के बारे में बात करें, मान लीजिए कि आप जिसको नहीं जानते हैं, और तो वो आप 2 से 3 दिन या उसके बारे में आप थोड़ा सोचेंगे, तब भी उसकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। तो जब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई है, तो ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये बहुत बड़ी, जब ऐसे भी कौन सी IBM करके है जो बच्चे को पैदा करती है मशीनें, है ना, इसका क्या नाम है इसका,
IF ऐसे कुछ है। तो अब बताओ ये हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे और कोई ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि वो ज्ञान अंदर से ही प्राप्त करके आएगा। तो ये समझ लेना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या है, सोचो कि हमारे यहाँ ट्रेन सीधे चलती है, जापान में उल्टी चलती है। उल्टी मतलब समझ लो, आप सीधी बैठोगे, ट्रैक ऐसे बना हुआ है, जो वहाँ मैग्नेट वाली ट्रेन चलती है, मैग्नेट मतलब चुंबक, एक उसका रूट बना हुआ है, लेकिन ट्रेन उस पर चिपकती नहीं है, वो चुंबक का जो पकड़ होता है, ठीक, लटक के चलती है ट्रेन। आदमी सीधे बैठता है लेकिन चलती नीचे से है। तो जब वहाँ ट्रेन उल्टी चल सकती है, समुद्र में ब्रिज बन जा रहा है, समुद्र में घर बन जा रहा है, समुद्र को सुखाया जा रहा है, तो क्या यह संभव है? तो ये 200 साल पहले की बात थी। अब 200 साल के बाद दिल्ली केंद्र बनने लगा, दिल्ली में भीड़ भाड़ होने लगी, उत्तर भारत में होने लगी, तो उनको लगा कि नहीं, अब छोटे छोटे राज्यों की भी स्थापना हो गई, भाई प्रांतों की स्थापना हो गई, तभी तो वहाँ पर प्रांतों में 2 शासन प्रणाली आई। उसके बाद तब ये हुआ कि नहीं, अब एक काम करते हैं कि अब व्यापार का, लोगों का जो केंद्र है वो हमारा दिल्ली हो रहा है, तो दिल्ली में भी एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दिया जाए। यह न्यायालय ऐसा होगा कि जो, देखिए न्यायालय आप देखें, हमने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय, इस तरीके से इसका हाईलाइट बैठी हुई है। जिस तरीके के विवाद होते हैं, जिस तरीके के काम होते हैं, उसी तरीके के न्यायालय हम लोग जाते हैं, उसका निस्तारण होता है। और अगर सारा का सारा काम अगर सर्वोच्च न्यायालय करने लगे तो वहाँ कितनी भीड़ लग जाएगी, एक बात। दूसरी बात, लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। पता लगा भगवान कोई आपका डांड काट लिया, चलो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, अब डांड कटा है एक बिकता, 2000 रुपये टिकट कराओ प्रयागराज एक्सप्रेस में, 2000 का तुम भी कराओ, 2000 रुपये भी कराएगा, जो आप जो काटा है, जिसका कटा है, 4000 रुपये लगा के कहा गया दिल्ली, क्या हो रहा है सर, ये हमारा डांड काट दिया, चलो ठीक है जाओ, 1 महीने बाद कोई तारीख नहीं है, बाद में आना, फिर जाओ। तो कई साल तक आप 4000 लगा के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, डांड आपका कटता रहेगा, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं है। ये छोटी बात बताना है। अब क्या होगा, इसके लिए गांव का न्यायालय बना दिया गया है, जिले का न्यायालय बना दिया गया है। अच्छा, डांड काट लीजिए, चलो लेखपाल के पास चले, एक वकील पकड़ते हैं, तुरंत कर देते हैं, चौकी पर से पुलिस 1 घंटे में आपका काम क्या होगा, यहीं आपका निस्तारित हो गया, 4000 रुपया भी बच गया और आपका डांड भी बच गया ना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई कि जो बड़े बड़े जो मामले होंगे, भाई चलो एक, अभी मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य से बड़ा हो जाए, एक राज्य से मान लो हम उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा हो जाए, चलो एक न्यायालय पटना में भी है, एक न्यायालय इलाहाबाद में भी है, तो आप बताओ उसका फिर मामला कहाँ ले जाओगे आप, उसका मामला कहाँ जाएगा? तो जब केंद्र रहेगा तभी तो जाएगा। इसके लिए बनाया गया, अच्छा कभी जब 2 राज्यों का विवाद होगा तो भाई पटना में जाएगा तो आप कहेंगे, उत्तर प्रदेश वाला कहेगा नहीं पटना में सुनवाई हम नहीं मानेंगे, वो अपना पक्ष लेगा। इलाहाबाद में आएगा तो पटना वाला कहेगा हम नहीं मानेंगे, वो अपना पक्ष लेगा। तो दोनों को कहेगा आओ केंद्र में आओ, दिल्ली सरकार में आते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जहाँ पे माना जाता है कि निष्पक्ष होगा, अब निष्पक्ष हो ना हो वो बात की बात है। तो ऐसे मामलों के लिए एक संघीय न्यायालय, जिसको कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, की स्थापना की गई। किसके तहत? 1935 के तहत ना, समझ में आ गई? तो ये चीज़ है। कलकत्ता वाला जो मामला था वो प्रांत का था, अब ये पूरे देश का एक न्यायालय बन गया। देखिए पहले ऑप्शन, भारत में नहीं, भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट
का महत्वपूर्ण स्थान है। सिर्फ भारत शासन एक्ट रहेगा या फिर नहीं, यही हाँ। इसने भारतीय संविधान के निर्माण की दशा को निर्धारित किया, की दशा को निर्धारित किया। दशा को निर्धारित किया और संविधान निर्माण का खाका तैयार किया। संविधान निर्माण का खाका तैयार किया।